नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की तह तक जाने वाले हैं जो जो सालों तक एक पहेली बना रहा। हाँ, एक ऐसा मामला जिसने सबको उलझाए रखा। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं जापान के नागोया शहर की। साल था 1999। 1999। हाँ, जब नामिको तकाबा एक 32 साल की गृहिणी थी, उनके ही घर में बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई। और ये केस आप सोचिए 26 साल तक बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा। पुलिस के हाथ लगभग खाली थे। 26 साल एक लंबा वक्त होता है। बहुत लंबा। लेकिन फिर अक्टूबर 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने जिसने सबको चौंका दिया। एकदम अप्रत्याशित मोड़ आया इस कहानी में। तो आज हमारे पास इस केस से जुड़े कई स्रोत हैं। पुराने अखबारों की क्लिप्स हैं, पुलिस रिपोर्ट्स के कुछ हिस्से हैं, फोरेंसिक विश्लेषण वाली रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ, और कुछ हालिया डेवलपमेंट्स पर आधारित जानकारी भी है। बिल्कुल। तो इन सब के जरिए हम कोशिश करेंगे इस पूरी कहानी को समझने की। मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि ये केस खास क्यों है, तकनीक का क्या रोल रहा। और मानवीय पहलू भी, वो बहुत अहम है इसमें। सही कहा। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए। तो सबसे पहले चलते हैं उस वक्त में, साल 1999, नगोया शहर, जापान। एक आम सा इलाका, निशी वार्ड। नामिको तकाबा 32 साल की थीं। अपने 2 साल के बेटे के साथ अपने अपार्टमेंट में रहती थीं, दूसरी मंजिल पर। पति काम पर थे। अच्छा। दिन था 13 नवंबर 1999। दोपहर का वक्त रहा होगा। ओके। और फिर दोपहर करीब 2 बजे अपार्टमेंट के मालिक किसी काम से वहां पहुंचे और उन्होंने जो देखा वो डरावना था। क्या पाया उन्होंने? नामिको तकाबा खून में लथपथ जमीन पर थीं। उनकी मौत हो चुकी थी। ओह। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। पता चला चाकू से कई वार किए गए थे, खासकर गर्दन पर गहरे जख्म थे। बहुत ही हिंसक घटना। हाँ, और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी, उनका 2 साल का बेटा वो उसी अपार्टमेंट में था। उसी वक्त? हाँ, उसी वक्त। उसे कोई चोट नहीं आई थी, वो सुरक्षित था। लेकिन सोचिए उस बच्चे ने क्या देखा होगा, क्या महसूस किया होगा। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ये तो बहुत ही खौफनाक है। यहीं से पुलिस की चुनौती शुरू हुई होगी। बिल्कुल। घटनास्थल की जांच वो बहुत जरूरी हो जाती है ऐसे मामलों में। सबूत जुटाना। हाँ, तो क्या मिला उन्हें वहां? देखिए, पहली बात तो ये कि हत्या का तरीका क्रूर था। दूसरा, वहां साफ तौर पर संघर्ष के निशान थे। संघर्ष मतलब नामिको तकाबा ने बचने की कोशिश की थी। उनके हाथों पर बचाव के दौरान लगने वाले जख्म थे, जिन्हें डिफेंस वुंड्स कहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने मुकाबला किया था? हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि उन्होंने हमलावर का सामना किया था। कोई अचानक बिना मौका दिए वाला हमला नहीं था। ये एक जद्दोजहद हुई थी वहां। तो इसका मतलब हमलावर को भी चोटें आई होंगी शायद। बिल्कुल सही अंदाजा है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सुराग मिला पुलिस को। क्या? घटनास्थल पर खून के कुछ धब्बे मिले, जो नामिको तकाबा के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करते थे। ओह, अलग ब्लड ग्रुप। हाँ, नामिको का ब्लड ग्रुप टाइप ए था और ये जो खून मिला ये टाइप बी था। तो ये पक्का हमलावर का खून था? हाँ, ये उस समय के हिसाब से, मतलब 1999 के हिसाब से बहुत बड़ी लीड थी। ये साफ था कि हमलावर घायल हुआ था संघर्ष में। और कुछ मिला? हाँ, खून से सने जूतों के निशान भी थे फर्श पर। तो ये सब मिलाकर एक तस्वीर बन रही थी। हमलावर आया, संघर्ष हुआ, वो घायल हुआ और फिर भागा। तो पुलिस के पास शुरू में ही हमलावर का ब्लड ग्रुप था, टाइप बी, और जूतों के निशान भी थे। ये तो काफी ठोस सुराग लगते हैं। लगते तो हैं। तो फिर केस 26 साल तक अनसुलझा क्यों रह गया? क्या डीएनए टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी तब? सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, 1999 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थी तो, पर आज जैसी वैसी नहीं थी। अच्छा। अब ब्लड ग्रुप जानसाहिदा थे, पर उस खून से किसी एक खास इंसान की पहचान करना वो बहुत मुश्किल था, खासकर अगर उसका डीएनए पहले से डेटाबेस में ना हो। और जापान का जो नेशनल डीएनए डेटाबेस था वो भी तब शुरुआती दौर में ही था। तो पुलिस के पास क्या था? ब्लड टाइप बी, पैरों के निशान से जूते का साइज करीब 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर? हाँ, और कद का अंदाजा करीब 160 सेंटीमीटर। ये अंदाजा संघर्ष के निशानों और घटनास्थल के आधार पर लगाया गया था। तो इन सब के आधार पर पुलिस ने एक प्रोफाइल बनाया होगा? हाँ बिल्कुल, एक प्रोफाइल तैयार किया गया। और उस प्रोफाइल में कुछ खास बात थी? हाँ, ये दिलचस्प है। शुरुआती जांच और सबूतों को देखकर पुलिस को शक था कि अपराधी शायद एक महिला हो सकती है। महिला? क्यों? कद का अंदाजा करीब 160 सेंटीमीटर, मतलब 5 फुट 3 इंच के आसपास, और जूते का साइज 24 सेंटीमीटर।
ये साइज अक्सर जापानी महिलाओं के औसत साइज के करीब होता है। अच्छा, ये लॉजिक है। हाँ, और शायद संघर्ष का जो पैटर्न था उससे भी कुछ ऐसे संकेत मिले हों। और ये भी माना गया कि अपराधी के हाथ में चोट लगी होगी क्योंकि टाइप बी खून के धब्बे वहीं ज्यादा मिले थे जहां संघर्ष हुआ था। तो एक संभावित महिला हमलावर, ब्लड ग्रुप बी, खास कदकाठी, जूते का साइज, हाथ में चोट, फिर भी सालों तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बहुत निराशाजनक रहा होगा पुलिस के लिए भी और परिवार के लिए भी। जाहिर है। सोचिए, पुलिस ने हजारों लोगों से पूछताछ की होगी, ब्लड ग्रुप बी वाली महिलाओं पर फोकस किया होगा, पर कुछ हाथ नहीं लगा। तो ये केस बस फाइलों में दब गया, कोल्ड केस बन गया। हाँ बिल्कुल, जैसा अक्सर होता है। वक्त बीतता है, गवाहों की यादें धुंधली हो जाती हैं, अफसर बदल जाते हैं, नई लीड्स मिलनी बंद हो जाती हैं। लेकिन क्या पुलिस ने या परिवार ने उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी? नहीं, ऐसा नहीं लगता। देखिए, 2020 में घटना के 21 साल बाद जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी ने इनाम की घोषणा की। इनाम? किस लिए? इसी केस में कोई अहम जानकारी देने वाले के लिए 3 मिलियन येन का इनाम रखा गया था। 3 मिलियन येन काफी बड़ी रकम है। हाँ, उस वक्त करीब 20 लाख रुपए के बराबर। तो ये दिखाता है कि केस बंद नहीं हुआ था। पुलिस अब भी किसी सुराग की तलाश में थी। और परिवार का क्या? 26 साल कैसे गुजारे होंगे उन्होंने? यहाँ एक बहुत ही भावुक कर देने वाली बात पता चलती है। कुछ रिपोर्ट्स में इसका जिक्र है। क्या? कहा जाता है कि नामिको ताकाबा के पति ने उन 26 सालों तक उस अपार्टमेंट का किराया देना जारी रखा। क्या? उसी अपार्टमेंट का? हाँ, जहां उनकी पत्नी की हत्या हुई थी। वो उस जगह को वैसे ही रखना चाहते थे, इस उम्मीद में कि शायद कभी कोई सुराग मिल जाए। ओ माय गॉड! शायद कोई चीज जो उस वक्त नजरअंदाज हो गई हो, या नई तकनीक उस जगह से कुछ और ढूंढ निकाले। ये तो अविश्वसनीय है। 26 साल तक उस दर्दनाक जगह को संभाल कर रखना। हाँ, ये दिखाता है कि परिवार ने न्याय की आस कभी नहीं छोड़ी थी। ये सिर्फ किराया देना नहीं था, ये उस केस को जिंदा रखने की एक कोशिश थी। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और फिर अचानक अक्टूबर 2025 में सब बदल गया। यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल। 26 साल की इस खामोशी के बाद जो हुआ वो किसी को यकीन नहीं आया होगा। क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2025 आइची प्रीफेक्चुरल पुलिस, मतलब नागोया की पुलिस, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और क्या बताया? उन्होंने घोषणा की कि नामिको ताकाबा हत्याकांड में एक 69 साल की महिला को गिरफ्तार किया गया है। नाम है कुमिको यासुफुकु। 69 साल की महिला, 26 साल बाद ये गिरफ्तारी हुई कैसे? कोई नई लीड मिली? नहीं, यही तो कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ है। तो फिर? कुमिको यासुफुकु को पुलिस ने नहीं पकड़ा था। वो खुद पुलिस स्टेशन गई थी, हिनोडे पुलिस स्टेशन। खुद? क्यों? आत्मसमर्पण करने। उसने जाके कबूल किया कि 26 साल पहले नामिको ताकाबा की हत्या उसी ने की थी। क्या कह रहे? आत्मसमर्पण? 26 साल बाद? हाँ, सोचिए, इतने सालों तक वो राज अपने अंदर दबाए रखा और फिर अचानक एक दिन जाकर सब कबूल कर लिया। ये तो बहुत अजीब है। लेकिन क्या पुलिस ने सिर्फ कबूलनामे पर यकीन कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कबूलनामा तो बस शुरुआत थी, उसे सबूतों से जोड़ना जरूरी था। और यहीं पर वो पुराने सबूत काम आए होंगे, खून के धब्बे। बिल्कुल, ये एक अहम मोड़ था। पुलिस के पास 1999 से वो टाइप बी खून के सैंपल रखे हुए थे। अच्छा, उन्होंने संभाल के रखे थे? हाँ, और इन 26 सालों में विज्ञान ने, खासकर डीएनए टेक्नोलॉजी ने जबरदस्त तरक्की कर ली थी। तो डीएनए मैचिंग हुई? हाँ, पुलिस ने कुमिको यासुफुको का डीएनए सैंपल लिया और उसका मिलान किया घटनास्थल से मिले उस टाइप बी खून के डीएनए से। और नतीजा? एकदम परफेक्ट मैच। परफेक्ट मैच? हाँ। ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो गया कि वो खून कुमिको यासुफुको का ही था। ये उस पुरानी पहेली का आखिरी टुकड़ा था। वाह, मतलब टेक्नोलॉजी ने आखिरकार मदद की। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कोल्ड केसेस में पुराने सबूतों को संभाल कर रखना और नई तकनीकों का इस्तेमाल कितना जरूरी है। तो आप पुलिस के पास कबूलनामा भी था और डीएनए जैसा पक्का सबूत भी। जांच फिर किस तरफ गई? मकसद पता चला। पुलिस का मानना है कि यह हत्या अचानक गुस्से में नहीं हुई, ये सोची समझी थी। सोची समझी? कैसे? उनका कहना है कि यासुफुकु चाकू लेकर नामिको के अपार्टमेंट गई थी और जैसे ही नामिको ने दरवाजा खोला, उसने हमला कर दिया। ये प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। लेकिन क्यों? मकसद क्या था? यहीं पर कहानी में एक और पेच है। एक ऐसा कनेक्शन सामने आया है
जो जो मकसद के सवाल को और भी उलझा देता है। क्या? ऐसा क्या है? पुलिस जांच में पता चला कि कुमिको यासुफुकु, जिसने हत्या कबूली, और नामिको ताकाबा, जिसकी हत्या हुई, वो एक दूसरे को जानती ही नहीं थी। क्या? जानती नहीं थी? ये कैसे हो सकता है? हाँ, उनका आपस में कोई सीधा रिश्ता, कोई जान पहचान, कोई संपर्क कुछ नहीं था। तो फिर अगर जानती नहीं थी तो हत्या क्यों की? ये तो समझ से बाहर है। यहीं पर एक और चौंकाने वाला कनेक्शन सामने आया। क्या है वो कनेक्शन? कुमिको यासुफुकु नामिको ताकाबाकु तो नहीं जानती थी, लेकिन वो नामिको के पति की हाई स्कूल की क्लासमेट थी। पति की क्लासमेट? हाँ हाई स्कूल की? हाँ, सालों पहले वो एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। ये इससे मामला और पेचीदा हो जाता है। मतलब कोई पुरानी रंजिश जो पति से जुड़ी थी? हो सकता है, या कोई एक तरफा भावना, जुनून, या कुछ और, हमें नहीं पता। पति की हाई स्कूल क्लासमेट, ये कनेक्शन तो बहुत ही अजीब है। 26 साल पुरानी घटना और लिंक निकलता है पति के स्कूल के दिनों से। तो सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, आखिर क्यों? हाँ बिल्कुल। क्या यासुफुकु ने अपने बयान में कुछ बताया मकसद के बारे में? यही इस केस का सबसे बड़ा रहस्य है फिलहाल। रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि उसने हत्या करना कबूल किया है, पर क्यों किया, ये वजह अभी तक साफ नहीं है। अच्छा। हाँ, या तो उसने बताई नहीं है, या पुलिस ने भी सार्वजनिक नहीं की है। जांच अभी इसी पे चल रही है। तो मतलब पति के साथ कोई पुराना रिश्ता, कोई जलन, दुश्मनी, क्या हो सकता है? ये सब अभी सवाल हैं, और ये भी कि 26 साल तक वो इस राज के साथ कैसे रही, और फिर अचानक आत्मसमर्पण क्यों किया। बहुत सारे सवाल हैं। इस केस में एक कानूनी पहलू भी है ना, वो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस वाला। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कानूनी नजरिए से। क्या था वो? जापान में 2010 तक हत्या जैसे गंभीर अपराधों के लिए भी मुकदमा चलाने की एक समय सीमा होती थी, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस। अच्छा, कितने साल की थी वो? हत्या के लिए पहले 15 साल थी, फिर बढ़ाकर 25 साल कर दी गई थी। 25 साल? हाँ, अब सोचिए, ये हत्या हुई 1999 में। अगर वो 25 साल वाला कानून लागू रहता तो 2024 में समय सीमा खत्म हो जाती। बिल्कुल, और यासुफुकु की गिरफ्तारी हुई अक्टूबर 2025 में। मतलब उस पुराने कानून के हिसाब से उस पर मुकदमा चलाना संभव ही नहीं होता। तो फिर क्या बदला? 2010 में जापान ने एक बड़ा कदम उठाया। हत्या और कुछ दूसरे गंभीर हिंसक अपराधों के लिए ये समय सीमा पूरी तरह खत्म कर दी। पूरी तरह खत्म? हाँ, ये सोच थी कि न्याय की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए, खासकर जब पीड़ित परिवार सालों तक इंतजार करते हैं। ये तो बहुत जरूरी बदलाव था। बहुत जरूरी। इस कानूनी बदलाव के बिना ये केस शायद कभी अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाता। यासुफुकु का कबूलनामा और डीएनए मैच सब बेकार हो जाते। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो हमने क्या समझा? एक भयानक अपराध, एक माँ की उसके बच्चे के सामने हत्या, फिर दशकों की खामोशी, एक ठंडा पड़ चुका केस, और एक परिवार की कभी न खत्म होने वाली उम्मीद। खासकर वो पति का अपार्टमेंट का किराया देते रहना। हाँ, वो बहुत मार्मिक है। और फिर अचानक 26 साल बाद टेक्नोलॉजी और इंसान का एक अप्रत्याशित कर्म, डीएनए और आत्मसमर्पण। हाँ, इन दोनों का मिलना, जिससे केस सुलझ गया। एक 69 साल की महिला गिरफ्तार हुई, जिसका कनेक्शन सीधे पीड़ित से नहीं बल्कि पति के अतीत से है। याद दिलाता है कि सच्चाई कितनी परतदार हो सकती है। सही कहा, ये मामला वाकई कई चीजों का मिश्रण है। इसमें हमें पुलिस की शुरुआती जांच का महत्व दिखता है, हाँ, कि सबूतों को कैसे सहेजा गया। हाँ, और विज्ञान की ताकत, जो दशकों बाद भी सच सामने ला सकती है। फिर मानवीय मनोविज्ञान का वो अजीब पहलू कि कोई इतने साल अपराध का बोझ कैसे ढोता है और फिर क्यों कबूल करता है। और सबसे ऊपर परिवार पर अपराध का जो असर पड़ता है, उनकी पीड़ा, उनका इंतजार। ये सब मिलकर हमें यही दिखाता है कि न्याय की राह कितनी लंबी हो सकती है और कितनी अप्रत्याशित। हाँ, कोर्ट केस सिर्फ पुरानी फाइलें नहीं होती, वो अनसुलझे सवाल होते हैं, और हर सुलझा हुआ कोर्ट केस एक उम्मीद जगाता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि आरोपी पति की स्कूल की दोस्त थी, पीड़ित को नहीं जानती थी, मकसद साफ नहीं है। तो क्या ये सिर्फ एक पुराना कनेक्शन है या इसके पीछे कोई और गहरी अनकही कहानी छुपी है? कोई ऐसा राज जो शायद पति पत्नी के बीच भी कभी ना आया हो। हाँ, ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे साधारण से दिखने वाले जीवन में भी कितनी जटिलताएं छिपी हो सकती हैं, जिनके बारे में शायद हम कभी पूरी तरह जान ही ना पाएं।